गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सक्सेस विल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू की फर्स्ट क्लास करी थी। आज हम लोग सेकंड क्लास उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज एमसीक्यू का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, या प्रेस की स्वतंत्रता की जो फ्रीडम है वो किस आर्टिकल में बोला गया है उसको। आपके सामने ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 21A एंड आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट। तो मैंने आपको कल बताया था कि राइट टू फ्रीडम जो है आपका, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके जो 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं, इसमें से जो आपका दूसरा फंडामेंटल राइट है फ्रॉम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक, तो उसमें 19 में ही किसकी बात की गई है? प्रेस की स्वतंत्रता या फ्रीडम या प्रेस की। तो इसकी बात इसमें किसमें की गई है अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 19(1) में। यहां पर आर्टिकल नंबर 19(1) और भी पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम आपको बात करें 19(1) क्या है, जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की आजादी। ओके, इसमें कुछ और भी बाद में केसेस फाइल किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, ठीक, तो वो अमेंडमेंट्स के थ्रू कुछ और आर्टिकल्स 19(1) में कुछ और आर्टिकल्स डाले गए। जैसे अगर हम बात करें, जैसे नेशनल फ्लैग या राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, पहले नेशनल फ्लैग सभी को फहराने का अधिकार नहीं होता था लाइक आम नागरिक, बट आर्टिकल 19 में ये फंडामेंटल राइट डाला गया कि राष्ट्रीय ध्वज, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है, नेशनल फ्लैग या राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। ठीक, तो ये एक आम नागरिकों को इसके थ्रू राइट्स दिया गया। आगे अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ एडवर्टीजमेंट, मतलब विज्ञापन की स्वतंत्रता, ये भी आपको आर्टिकल नंबर 19(1)A में मिलेगा। विज्ञापन की स्वतंत्रता मतलब आप किसी भी तरीके का, ठीक है, आप विज्ञापन कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट कर सकते हो जो कि लोगों के फायदे में हो या लोगों के लिए वेलफेयर का काम करता हो, तो आप बिजनेस के लिए कोई भी एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। ओके, इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन, लाइक सूचना का अधिकार, ये भी आपको आर्टिकल नंबर किसमें मिलेगा? 19 में। इसमें भी सूचना का अधिकार या राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको सूचना का अधिकार अगर हम बात करेंगे तो ये सूचना का अधिकार जो लाया गया था, सूचना का अधिकार, तो इसको कब लाया गया था? इसको लाया गया था 12 अक्टूबर 2005 में, 2005 में सूचना का अधिकार। ओके, ये आपका फंडामेंटल राइट है। इसी तरीके से 19(1) में बोला गया है राइट टू साइलेंस, मतलब चुप रहने का अधिकार, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। चुप रहने का अधिकार का मतलब क्या है? लाइक नेशनल एंथम हो रहा है, आप नेशनल एंथम मान लीजिए आप नहीं बोल रहे हो बट आप उसके रिस्पेक्ट में चुपचाप खड़े हैं, तो ये आपका फंडामेंटल राइट है। इस चीज को आप समझिएगा। ऐसा नहीं है कि नेशनल एंथम हो रहा है तो आप उसको बोले ही बोले, तो अगर आप नहीं बोल रहे हैं, साइलेंट चुपचाप खड़े हैं, तो आप पर किसी तरीके का कोई देशद्रोह का मुकदमा नहीं होगा। बट नेशनल एंथम अगर हो रहा है और आप उस पर डांस कर रहे हैं, इस तरीके के वीडियोस भी वायरल होते हैं कि डांस कर रहे हैं या गाना सुन रहे हैं या उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, तो आपके ऊपर केस रजिस्टर हो सकता है। ओके, तो 19(1) काफी इंपॉर्टेंट है। इसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, लाइक राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, विज्ञापन की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार, और मैंने क्या बोला, चुप रहने का अधिकार। ये सब आपको जो राइट्स मिलेंगे आर्टिकल 19(1) में मिलेंगे। लेकिन याद रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उन राइट्स के ऊपर क्या है, प्रतिबंध भी लगाया गया है। ओके, कि आप किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स का मिसयूज नहीं कर सकते। इस चीज को माइंड में रखेंगे। ओके, अब आर्टिकल नंबर 25 जैसे अभी आगे मिलेगा तो हम बात कर लेंगे 21A में। अब 21A की बात यहां कर लेते हैं। इसको बाद में जोड़ा गया था 2002 में, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। मैं यहां बता देता हूं, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक, जो कब हुआ था? 2002 में। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, ठीक, इसके द्वारा इसमें क्या किया गया, इस चीज को याद रखिएगा। इसके द्वारा शिक्षा को फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार बना दिया गया। इस चीज को आप माइंड में रखेंगे। क्या था इसमें कि फ्रॉम 6 साल से 14 वर्ष तक, ठीक है, 6 साल से 14 वर्ष तक कोई भी बच्चा होगा, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हो, उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी
ये उस बच्चे का फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार होगा। ओके, 6 साल से 14 वर्ष तक की कोई भी बच्चा होगा उसको कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान जो किया गया है आर्टिकल नंबर 21A में किया गया है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 19। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। देखिए मैंने कल ये क्वेश्चन आपको बताया भी था। आर्टिकल नंबर 23 और 24 ये क्या है, बच्चों के शोषण से या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। कल मैंने आपको बताया था कि 2 आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट में डाले गए हैं, एक आपका 23 है और एक आर्टिकल आपका 24 है। इसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या अगर हम इसको लिखें शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये आपका फंडामेंटल राइट 23 और 24 में, जिसमें मैंने आर्टिकल नंबर 23 को कल अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आर्टिकल नंबर 23 क्या था, किसी भी प्रकार का ह्यूमन ट्रैफिकिंग इलीगल है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या हो गया, मनुष्यों की खासकर महिलाओं और बच्चों की जो खरीद फरोख्त है लाइक गुड्स मतलब वस्तुओं की भांति, ये इलीगल है। दूसरी चीज, आप किसी से कोई भी फोर्सफुली मतलब बलात् श्रम या जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते हैं। इन सब का जिक्र जो किया गया है आर्टिकल नंबर 23 में किया गया है। सरकार ने आर्टिकल नंबर 23 को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ उसमें क्या थे, कानून या लॉज भी ऐड किए हैं। लाइक अगर हम बात करें बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम एक लाया गया। याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 23 में काफी इंपॉर्टेंट है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम। इसको गवर्नमेंट 1976 में लाई थी, याद रखिएगा 1976 में लाई थी बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम। मतलब क्या होता था, पहले के टाइम में जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो क्या करती थी कि लोगों को जबरदस्ती लोगों से काम करवाती थी और उसके बदले उसको कोई भी पेमेंट नहीं करती थी। तो इस तरीके की जो मजदूरी होगी इसको बंधुआ मजदूरी, मतलब किसी भी पर्सन की उसकी इच्छा के बगैर जो मजदूरी कराई जाती है उसको क्या है, बंधुआ मजदूरी कहेंगे। इसी में एक और आर्टिकल डाला गया था, एक लॉ और था महिला एवं अनैतिक बाल जो आपका व्यापार निवारण अधिनियम, इसमें डाला गया था कि किसी भी महिला एवं जो बच्चे हैं उनका इलीगल जो है वो आप उनके साथ व्यापार नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए इसको डाला गया था आर्टिकल नंबर जो मैं आपको बता रहा हूं 23। तो वो जो मैं आपको लिख देता हूं चूंकि जगह थोड़ी कम है, महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, ये कब लाया गया था, ये लाया गया था आपका 1986 में। कब लाया गया था, 1986 में, जो मैं यहां लिख रहा हूं महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। ओके, तो यहां पर है बच्चों के शोषण से संबंधित आर्टिकल कौन है, 23 मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 24 आर्टिकल की जरा हम बात कर लेते हैं, राइट आंसर आपका होगा 24। देखिए बच्चों के शोषण का मतलब क्या हो गया कि जो 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी हजार्डियस वर्क, हजार्डियस वर्क का मतलब क्या हो गया, लाइक रेलवे हो गया, लाइक माइंस हो गया, मतलब किसी खतरनाक या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम बहुत आप देखते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जाती है, तो इस तरीके की बिल्डिंग्स में 14 साल से किसी भी कम उम्र के बच्चे को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, इसको हजार्डियस वर्क में। तो मतलब बच्चों के शोषण से संबंधित जो आर्टिकल है अनुच्छेद नंबर 24। अब यहां पर मैं कुछ चीज आपको और बता देता हूं जिसको आप अच्छे से समझेंगे। जैसे अगर कोई बच्चा, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में एक तो 21A डाला गया है, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। दूसरी चीज हजार्डियस वर्क मतलब किसी खतरनाक काम में 14 साल से कम बच्चे को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, ये 24 में बोला गया। अब यहां पर आपको समझना होगा, मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि 14 साल से कम है, वो मान लीजिए किसी चाय की दुकान में कोई काम कर रहा है, मान लीजिए प्लेट्स धो रहा है या कुछ भी इस तरीके का काम कर रहा है, तो हमारे फंडामेंटल राइट में इसको लेकर किसी तरीके का कोई नियम अभी नहीं दिया गया है फंडामेंटल राइट में। मान लीजिए उसकी घर की कंडीशन बहुत खराब है, कमाने वाला कोई नहीं है, अगर वो बच्चा इस तरीके का कोई काम अगर करता है, ठीक है, तो इसके लिए पर्टिकुलर कोई संविधान नहीं दिया गया है।
24 जो बोला गया वो हजार्डियस वर्क के लिए बोला गया, ये चीज आप माइंड रखिएगा। खतरनाक जो काम है उनमें 14 साल से कम बच्चों को नहीं डाला जाएगा। दूसरी तरफ 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, आर्टिकल नंबर 21A। अब इसी 24 में कुछ सरकार ने कुछ लॉ बनाए, लाइक भारतीय कारखाना अधिनियम पेपर में आता है, इसी में आपको मिलेगा जो भारतीय कारखाना अधिनियम। भारतीय कारखाना अधिनियम का मतलब जो है जो फैक्ट्रीज हैं उन फैक्ट्रीज में क्या क्या लॉज होने चाहिए, ये 1948 में डाला गया। इसी तरीके से माइंस अधिनियम बनाया गया, या जिसको हम लोग बोलेंगे खान अधिनियम। खान अधिनियम या माइन अधिनियम ये भी बनाया गया। खान या माइन अधिनियम पेपर में पूछा भी गया है, ये 1952 में डाला गया। कब डाला गया इसको? 1952 में, तो आप याद रखिएगा। इसी तरीके से जो बलात् श्रम प्रतिषेध अधिनियम जो था वो 1986 में लाया गया। ये कुछ अधिनियम जो मैं बोल रहा हूं इनको आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये अधिनियम पूछ दिए जाते हैं। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास होगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? बी अवेयर, यहां पर आप समझिएगा क्या क्वेश्चन यहां पर है। अल्पसंख्यक, पहले तो आप वर्ड समझ लीजिए। अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटीज। अब यहां पर लोग माइनॉरिटीज से इस्लाम को समझ लेते हैं। माइनॉरिटीज का मतलब इस्लाम किसी भी तरीके से नहीं है। माइनॉरिटीज में इस्लाम इंक्लूडिंग जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म या जो क्रिश्चियनिटी इंडिया में है वो सब यहां पर माइनॉरिटीज में काउंट होगा। अब यहां पर एक चीज आप पहले समझ लीजिए, लाइक हम एग्जांपल देकर आपको बताते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो आपके उत्तर पूर्वी राज्य है वहां पर क्रिश्चियनिटी की संख्या काफी ज्यादा है, लगभग 95% वहां क्रिश्चियनिटी है, 5% में अदर आपके रिलीजन्स है। तो इस बिहाफ में नॉर्थ ईस्ट में जो है आपका हिंदू, जैन, बुद्धिज्म ये वहां माइनॉरिटीज में चले जाएंगे। ओके, बट ओवरऑल अगर हम पूरे कंट्री की बात करें तो पूरे कंट्री में माइनॉरिटीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो पूरे कंट्री में माइनॉरिटीज में इस्लाम हो गया, लाइक 80% हिंदू है आप, या 79% हिंदू आप समझ सकते हैं। लगभग 18% के आसपास इस्लाम है जो हमारा सेंसस या जो डाटा हमारा कहता है, और 1% के आसपास जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, इन सब की बात 1% की गई है। ओके, तो यहां पर अल्पसंख्यक की बात की गई है, तो माइंड में रखिएगा इस्लाम के साथ साथ जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म और क्रिश्चियनिटी ये सब अल्पसंख्यक में आएंगे। तो क्या बोला गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है? देखिए, अल्पसंख्यकों के अधिकार या राइट फॉर माइनॉरिटीज, इसके लिए अगर आप आर्टिकल की बात करोगे तो आपको यहां पर आर्टिकल जो मिलेंगे, लाइक आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर एक आपके पास है 29 और एक आर्टिकल मैं और लिख रहा हूं आर्टिकल नंबर 30। अब यहां पर जरा इन दोनों में डिफरेंस पहले समझ लीजिए, बच्चों को डिफरेंस क्लियर नहीं होता है। आर्टिकल नंबर जो 30 है ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? माइनॉरिटीज के लिए। ये चीज आप दिमाग में रखेंगे। माइनॉरिटीज का मतलब इस्लाम हो गया, सिखिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, उसके लिए आर्टिकल नंबर 30 है। ठीक, तो आर्टिकल नंबर 30 क्या बोलता है कि भारत में जो माइनॉरिटीज ग्रुप हैं वो अपने मनपसंद के शैक्षणिक संस्थान जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको वो ओपन कर सकते हैं, और उन एजुकेशनल जो उसमें है अपने माइनॉरिटीज मतलब अपने ग्रुप के स्टूडेंट्स को क्या है वो वहां पर उसमें एजुकेशन दे सकते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, ये काफी कंट्रोवर्सी वाली चीज है क्योंकि रिलीजियस जो एजुकेशन दी जाती है बच्चों को, तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 30 लाइक मदरसा की बात करेंगे तो मदरसा है, या कई बार देखते हैं क्रिश्चियन कॉलेज खुले होते हैं, या गुरुद्वारा जो सिख होते हैं वो अपने स्कूल खोलते हैं, तो वो ये बाउंडेशन लगा सकते हैं आर्टिकल नंबर 30 का सहायता लेकर कि हम अपने स्कूल में सिर्फ अपने धर्म से जुड़े हुए ही जो बच्चे हैं उनको ही एडमिशन देंगे, किसी अन्य धर्म से जुड़े हुए बच्चों को एडमिशन हम नहीं दे सकते हैं, ऐसा उनके पास राइट है आर्टिकल नंबर 30। या अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 30 को और अच्छे से एक्सप्लेन करें, जैसे मान लीजिए कोई मदरसा है, तो मदरसा अगर वो आर्टिकल नंबर 30 के हेल्प से वो मदरसा खोला गया है क्योंकि अल्पसंख्यक है तो वो उसमें कुरान पढ़ा सकता है, तो ये उसका फंडामेंटल राइट है कि वो कुरान पढ़ा सकता है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि वो गीता भी पढ़ाए या मान लीजिए बाइबल भी पढ़ाए, ऐसा कोई इसके पास ऐसा कोई प्रेशर नहीं होगा। 29 आप जरा यहां समझिएगा, 29 आर्टिकल जो है वो माइनॉरिटीज प्लस मेजोरिटी दोनों ग्रुप्स को दिया गया। देखिए आर्टिकल नंबर अगर हम 29 की बात करेंगे तो 29 आर्टिकल जो है
ये भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, ठीक, उसकी लैंग्वेज, उसकी लिपि और उसकी संस्कृति, मतलब लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, उसको बचाने के लिए ये फंडामेंटल राइट, उसको अधिकार दिया गया। आर्टिकल नंबर 29 किसकी? अपने भाषा को वो बचा सकता है, अपनी लिप या स्क्रिप्ट को वो बचा सकता है, अपनी कल्चर या संस्कृति को भी वो क्या है, कंजर्व या उसको बचा सकता है। ये चीज आप याद रखेंगे, जो उसकी संस्कृति है उसको भी बचाने का राइट होगा। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूं, मैंने अभी एग्जांपल लाइक जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी में कौन है? इस्लाम, तो माइनॉरिटी में वहां कौन है? हिंदू। लेकिन उस वहां पर जो हिंदू है उसको ये राइट होगा अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट बचाने का। नॉर्थ ईस्ट की बात मैंने की, क्रिश्चियनिटी वहां बहुसंख्यक है, हिंदू वहां अल्पसंख्यक है, इस्लाम वहां अल्पसंख्यक है, तो उसको भी अपना राइट होगा अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का, किसी भी तरीके का, लाइक हिंदू मंदिर अगर वहां पे है उसको एस्टेब्लिश कर सकता है, मंदिर जा सकता है, पूजा कर सकता है, तो वहां की गवर्नमेंट या वहां के लोग कभी भी इसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं। तो 29 जो है मेजॉरिटी प्लस माइनॉरिटीज दोनों को है, और आर्टिकल 30 ओनली एंड ओनली माइनॉरिटीज को है। ये चीज आप याद रखेंगे। तो यहां पर भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है? अब यहां दो आर्टिकल 32 आ गए, तो किसी एक को मैं 30 कर दे रहा हूं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आर्टिकल 30 हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। 29 क्या है? ये अल्पसंख्यक प्लस जो बहुसंख्यक, इन दोनों के लिए आपका आर्टिकल नंबर कौन सा है? 29 है। यह चीज याद रखिएगा। 54 और ये 32, ये भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। आर्टिकल नंबर 32 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई है, हम लोग आगे बात कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? देखिए एक नया टॉपिक आ गया है, राज्य के क्या बोला गया? नीति निर्देशक तत्व, लाइक डीपीएसपी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग डीपीएसपी, या अगर इसको लिखेंगे हम लोग इंग्लिश में तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिटी, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट है वो पार्ट आपका कौन सा है? पार्ट नंबर है 4। कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 4। तो इसको हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अभी पार्ट नंबर 4 किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? फ्रॉम आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51 तक है। आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51 तक आपको कौन सा पार्ट मिलेगा? आपको पार्ट 4 मिलेगा, और इसको क्या बोलेंगे? डीपीएसपी बोलेंगे या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलेंगे। इस चीज को आप माइंड में रखेंगे। यहां पर यही आपके सामने ऑप्शन है कि अब जरा कुछ क्वेश्चंस और समझ लीजिए। मैं यहां पर थोड़ा डीप में बता देता हूं आपको कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये किस कंट्री से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है? तो ये हम लोगों ने अडॉप्ट किया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, मतलब आयरलैंड की कंट्री से हम लोगों ने डीपीएसपी को अडॉप्ट किया है। याद रखिएगा एनी बेसेंट भी आयरलैंड की ही थी। अब यहां पर एक चीज आप अच्छे से समझिएगा, जो हमारे डीपीएसपी है ये क्या है? नॉन जस्टिकेबल है। क्या है ये? नॉन जस्टिकेबल। नॉन जस्टिकेबल का मतलब क्या है? ये न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य नहीं है। मैं यहां लिख देता हूं न्याय योग्य नहीं, पेपर में आता रहता है। न्याय योग्य नहीं होने का मतलब क्या हो गया? मतलब देखिए डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन में डालने का मेन पर्पस क्या था? इसको डालने का मेन पर्पस था कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों के लिए जब पॉलिसीज बनाए तो उन पॉलिसीज को बनाते समय डीपीएसपी के जो लिस्ट है उसको माइंड में रखेगा। ठीक है, और ये उनका क्या है? एक उत्तरदायित्व है। कोई भी नागरिक डीपीएसपी को फोर्सफुली लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता है, इसीलिए इनको न्याय योग्य नहीं है। जबकि मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स हैं ये न्याय योग्य है या जस्टिकेबल है। जस्टिकेबल का मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होगा तो आप आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 की हेल्प करके आप कहां जा सकते हो? आप डायरेक्ट जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके फंडामेंटल राइट्स को आपके लिए क्या है? इंप्लीमेंट कराने की। बट डीपीएसपी के लिए आप नहीं जा सकते हो। मान लीजिए राज्य सरकार जॉब निकाल रही है या नहीं निकाल रही है, ठीक है, तो आप क्या है? आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो।
हाँ, उन जॉब में अगर धांधली हुई है किसी तरीके से, तब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। वो इश्यू आपका क्या होगा, अलग होगा। इस चीज को आप माइंड में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर राइट आंसर जो होगा आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ये डीपीएसपी है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल नॉलेज दे दिया, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है फिर से, ओके, सेम क्वेश्चन आपका आ गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य, अब देखिए यहां पर अब कुछ क्वेश्चंस देखिए मिल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया वेलफेयर स्टेट। इसका मतलब क्या हो गया, वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब डीपीएसपी का पर्पस ही यही है। डीपीएसपी का पर्पस क्या है कि जो भारत में जो राज्य है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य का मतलब अगर आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो प्रियम्बल में किसकी बात की गई है, प्रियम्बल में 3 टाइप के न्याय की बात की गई, मतलब सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। ये आपको प्रियम्बल में मिलेगा, जरा याद रखिएगा। 3 टाइप्स के जस्टिस की बात की गई है, 5 टाइप की लिबर्टी की बात की गई, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। मैं जब प्रियम्बल पढ़ाऊंगा अलग से तो मैं आपको ये चीज बता दूंगा, ठीक है। तो कल्याणकारी राज्य का मतलब, तो ये डीपीएसपी का पर्पस ही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, कि भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये डीपीएसपी। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। अब देखिए, थोड़ा एलिमिनेशन मेथड भी आपको सीखना होगा, ठीक है। जैसे आर्टिकल नंबर हमने बताया 36 से 51 तक आपका है, तो यहां पर आपको आर्टिकल्स याद होने चाहिए। जैसे आर्टिकल नंबर 31 ये आपका नहीं होगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले फंडामेंटल राइट में इसमें क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई थी, तो 31 अब हटा दिया गया था। ये आपको पता होना चाहिए, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और उसको एक कानूनी अधिकार डाल दिया गया था। ये चीज आप याद रखिएगा, आर्टिकल 300A। तो आर्टिकल मैं लिख देता हूं, आर्टिकल एक आपका जो डाला गया था, जो 300A, ठीक है, तो उसके थ्रू क्या था आपका, या 301, थोड़ा मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं इस आर्टिकल में, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो उसके द्वारा क्या है, उसको एक संपत्ति का अधिकार डाला गया था। अब यहां पर कल्याणकारी राज्य की जो बात की जा रही है, देखिए 51 तो होगा नहीं, 51 में किसकी बात की गई है, 51 में जो बात की गई है, राज्य के द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की गई। किसकी बात की गई है, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की गई है। ये 51 में बोला गया है कि राज्य जो है, अगर केंद्र सरकार किसी देश के साथ कोई ट्रीटी साइन करती है, किसी देश के साथ कोई शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करती है, तो राज्य की जिम्मेदारी है उनको सपोर्ट करना, ठीक है। अब आपके सामने 49 और 39, तो कल्याणकारी राज्य की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए जो आर्टिकल हो जाएगा वो आर्टिकल नंबर 39 हो जाएगा। इसमें वेलफेयर स्टेट की बात की गई है, ओके। आर्टिकल नंबर 36 में क्या बोला गया, इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट डाली गई है या राज्य की परिभाषा इसमें दी गई है, ये चीज आप याद रखिएगा, ओके। तो 39 में और भी चीजें हैं, लाइक समान वेतन जो है, मतलब स्त्री और पुरुष के लिए समान काम के लिए समान वेतन। याद रखिएगा, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका डीपीएसपी या मौलिक अधिकार, ये आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। क्या चीज है, 29 में ही आपको डाला गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक। ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये डीपीएसपी है। जैसे स्त्री और पुरुष अगर वो समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन ही दिया जाएगा, उनके वेतन में किसी तरीके का कोई विभेद नहीं किया जाएगा, ठीक। और इसमें 39 में बोला गया, लाइक संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। संपत्ति के केंद्रीकरण का मतलब क्या हो गया कि संपत्ति कुल जो है कुछ हाथों में नहीं होनी चाहिए, जो भी प्रॉपर्टी या जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनके ऊपर सभी नागरिकों का उनके अनुपात में या बराबरी का अधिकार है। ये चीज आप याद रखेंगे, ओके। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत, एकदम ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है, ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान करता है। 51, 37, 32, 40 आप सबको पता होगा। आर्टिकल नंबर जो 40 है, इसमें ग्राम पंचायतों की बात की गई है। देखिए, ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नंबर 9 जोड़ा गया है, ठीक, जिसको 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या था, उसको जोड़ा गया था। तो संवैधानिक दर्जा दिया गया है, लेकिन
ग्राम पंचायत का जो विषय है ये केंद्र सूची का विषय ना होकर राज्य सूची का विषय है, इस चीज को आप माइंड में रखेंगे। तो ग्राम पंचायतों के गठन की जो बात की गई है आर्टिकल नंबर 40 में की गई है। अब याद रखिएगा ग्राम पंचायतों का जो चुनाव होता है उसमें ग्राम प्रधान को चुनने के लिए उसकी जो मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए। वोटर आपको वोट देने की उस ग्राम सभा में आपका नाम होना चाहिए वोट लिस्ट में, ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके पास आधार कार्ड है, ठीक है, उस आधार कार्ड में अगर उस ग्राम सभा का एड्रेस होगा तभी आप उस ग्राम सभा में वोट दे पाएंगे, ये चीज आप याद रखेंगे। तो ग्राम प्रधान बनने की जो मिनिमम एज होगी वो कितनी होगी, 21 ईयर होगी, ये चीज है। बाकी मैं इसको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 देखिए यहां आ गया है, इसमें क्या बोला गया है, संवैधानिक, ठीक, उपचारों का अधिकार। मैं यहां लिख देता हूं संवैधानिक उपचारों का अधिकार या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब है अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है तो क्या है, 5 टाइप की रिट हैं जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों को क्या कर सकता है, उन मौलिक अधिकारों को वो इंप्लीमेंट कराएगा। अब इसके लिए मैं अलग से आपको बता दूंगा, ये 5 टाइप की जो रिट है लाइक हेबियस कॉर्पस, ठीक, या बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लाइक मैंडमस हो जाएगा, उत्प्रेषण हो जाएगा, सर्टियरी हो जाएगा, प्रतिषेध प्रोहिबिशन हो जाएगा, क्यू वारंटो या अधिकार परीक्षा। ये 5 टाइप के रिट है, इसको मैं अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी यहां आप समझ लीजिएगा। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसी आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या बोला था, संविधान की जो मूल अधिकारों की आत्मा बोला था या संविधान की आत्मा बोला था। किसको, आर्टिकल नंबर 32 को। ओके, तो 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात हो जाएगी। 51 हमने आपको बता दिया कि इंटरनेशनल जो ट्रीटी या अंतरराष्ट्रीय जो संधियां हैं उसकी बात आपको किसमें की गई है, ठीक है, 51 में की गई है। और 37 में वही है कि न्याय योग्य नहीं होंगे हमारे DPSP। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, चलिए फंडामेंटल ड्यूटी की बात यहां पर हो गई। मौलिक कर्तव्य, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखो फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब क्या है, सबसे पहले तो आप बेसिक क्वेश्चन समझ लीजिए, मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लोगों ने कहां से अडॉप्ट किया है, ये चीज जरा आप याद रखिएगा। हम लोगों ने USSR से, मतलब सोवियत रूस से फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लोगों ने क्या है, अडॉप्ट किया है। जिस समय संविधान लिखा जा रहा था उस समय संविधान में मौलिक कर्तव्य जैसा कोई भी चैप्टर नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। कब, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट था 1976, इसके द्वारा एक पार्ट जोड़ा गया, दैट इज पार्ट नंबर 4A, चैप्टर नंबर 4A जोड़ा गया, और एक सिंगल आर्टिकल था आर्टिकल नंबर 51A या 51 का इसको बोलेंगे। इसके थ्रू क्या, मौलिक कर्तव्य, एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कमेटी को बोलते हैं हम लोग सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या बोलेंगे हम लोग, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति की सिफारिश पर क्या था आपका, जो मौलिक अधिकारों को मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, किस समिति के द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 पार्ट नंबर 4A आर्टिकल नंबर 51। जिस समय मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था उस समय मौलिक कर्तव्यों की जो टोटल नंबर्स थे वो टोटल नंबर्स कितने थे, 10। बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया कि पेरेंट्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। देखिए मौलिक कर्तव्य भी न्याय योग्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य हम नागरिकों के लिए, जैसे हम सब नागरिक हैं, उन नागरिकों की देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है, क्या कर्तव्य है, उसको मौलिक कर्तव्य में डाला गया है। लाइक आपके जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी जो थिंकिंग है उनका आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, वुमेन्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल एंथम है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल मॉन्यूमेंट्स या जो विरासत है, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनको साफ सफाई करने की जिम्मेदारी आपको दी गई है। जो भी चीजें हैं एक वैज्ञानिक या डेवलपमेंट, एक साइंटिफिक डेवलपमेंट या वैज्ञानिक सोच आपको रखनी होगी, और हर क्षण देश को आगे बढ़ाने के लिए कैसे देश तरक्की करे ये विचारधारा आपके अंदर होनी चाहिए। तो इनको मौलिक कर्तव्य बोला गया है। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, मौलिक कर्तव्य जो थे मूल संविधान में, मूल संविधान का मतलब जिस समय जोड़ा गया था सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन
जो आपका मैंने बताया 2002 के द्वारा जोड़ा गया। किस कमेटी के द्वारा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब इसी में मौलिक कर्तव्य कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 51A। तो 51A जो है इसके द्वारा क्या है? मौलिक कर्तव्यों को आपको दिया गया, संविधान में स्थान दिया गया। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग? अब महाभियोग को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पीच करना। क्या बोलेंगे? इम्पीचमेंट, या इसको महाभियोग बोलते हैं। इम्पीचमेंट के लिए एक आर्टिकल है, आपके सामने ऑप्शन भी है, आर्टिकल नंबर 61। अनुच्छेद 61 में इम्पीचमेंट या महाभियोग की बात की गई है। अब जरा यहां समझ लीजिएगा, महाभियोग का मतलब क्या हो गया? देखिए, राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक है या देश का पहला नागरिक है, उस पर इम्पीचमेंट या महाभियोग का प्रोसेस सिर्फ एक आधार पर लगाया जाएगा, वो होगा वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर वो संविधान का मतलब उल्लंघन करता है या संविधान में जो चीजें दी गई उसके अगेंस्ट अगर वो काम करता है, तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ यही एक आधार है जिसके आधार पर क्या है? इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाया जाएगा। अब इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है, जिसको हम लोग महाभियोग प्रक्रिया बोलेंगे, ये कैसी प्रक्रिया है? ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। थोड़ा माइंड में रखिएगा, पेपर में आता है। अब अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्या होती? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया जो कि कोर्ट में होती, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया मतलब जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगाया जाता है और उसके ऊपर दो से ज्यादा मतलब वकील और एडवोकेट के अलावा और भी ज्यादा लोग जो सम्मिलित होते हैं और तर्क वितर्क के द्वारा आरोप सिद्ध किए जाते हैं, तो उसको अर्ध न्यायिक या सेमी आप बोल सकते हो जस्टिस प्रोसेस बोलेंगे। अनुच्छेद 61। किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने से पूर्व, ठीक है, आपको क्या करना होगा? लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में महाभियोग का कॉन्सेप्ट लाया जाएगा। महाभियोग के लिए कम से कम अगर हम बात करेंगे, सदन में जो सदस्य हैं उनका कितना, लगभग 50 सदस्य जो हैं, 50 सदस्यों का एक साइंड लेटर होगा। अगर लोकसभा में लाया जा रहा तो लोकसभा के अध्यक्ष को लेटर दिया जाएगा और लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व ये सूचना देगा कि आपके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाया जा रहा है, तो आप इसमें शामिल होइए, आप आइए, आपके ऊपर जो आरोप है आप उस पर सवाल जवाब के आप आंसर दीजिए आके। तो महाभियोग का जो प्रक्रिया है वो या तो लोकसभा में लाई जाएगी या तो राज्यसभा में लाई जाएगी। ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, ये चीज आप माइंड में रखिएगा। तो आर्टिकल नंबर 61 हो जाएगा। अनुच्छेद 63 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 63 में बोला गया है कि क्या बोला गया है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, याद रखिएगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 51 बता ही दिया है। 54 में आपको क्या बोल दिया गया है? 54 में जो आपका निर्वाचक मंडल जो था, मैंने कल उसकी बात की थी, तो वो 54 में आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद? लीजिए, मैंने पहले ही बता दिया था और यहां आपके सामने आ गया। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 63, जिसमें किसकी बात की गई है? वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई। याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसको जो सैलरी दी जाती है उपराष्ट्रपति पद की नहीं दी जाती है। उपराष्ट्रपति उसको राज्यसभा के सभापति की सैलरी दी जाती है। ये चीज अब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हम लोग बोलेंगे। आर्टिकल नंबर 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या बोलेंगे भारत का महान्यायवादी, इसके अपॉइंटमेंट की बात की गई है। किसके? महान्यायवादी, इसके नियुक्ति की बात की गई है। कौन करेगा इसकी नियुक्ति? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही इसकी नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति इसको हटाएगा। ओके, तो ये चीज आप याद रखिएगा। बाकी आपको आर्टिकल नंबर 53 इसमें क्या बोला गया है? 53 में वही कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ओके, और संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें? राष्ट्रपति में निहित होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? अब यहाँ पर 73, 75, 74 और 76। तो देखिए, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी किस आर्टिकल के तहत होंगे? अब यहां पर आपको समझना होगा। 76 मैंने अभी आपको बताया, 76 में किसकी बात की गई है? 76 में बात की गई है किस चीज की? कि भारत का एक महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो 56 तो आंसर नहीं होगा। अब यहां पर देखिए, आर्टिकल नंबर 74, 74 के द्वारा क्या बोला गया? एक मंत्रिमंडल होगा जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेगा? कोई काम करेगा। ये किस में डाला गया? आर्टिकल नंबर 74 में डाला गया। अब आपके पास 73 और 75, तो यहां पर आर्टिकल नंबर हम लोग 75 की अगर बात करेंगे
तो इसी में 75 फर्स्ट या सेकंड में एक चीज डाली गई है कि जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इस चीज को आप माइंड में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 74 में क्या बोला गया, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी लिखित सलाह पर राष्ट्रपति कोई काम करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम, तो आपके सामने ये ऑप्शन आ गया है। तो अनुच्छेद यहां पर जैसे 74 होना चाहिए था मेरे हिसाब से, ठीक, बट 75 यहां पर दे रहा। 75 में मंत्रिमंडल के गठन की बात की गई, कैसे मंत्रिमंडल का गठन होगा। ओके, ये चीज आप याद रखिएगा। तो 75 यहां पर आप लगा लेंगे, 75 में मंत्रिमंडल के गठन की बात की गई है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। 356 होगा नहीं, 32 होगा नहीं, 200 आपका जो 26 है होगा नहीं। 26 में आपको पता है कि जो आपका धर्म है, धर्म को कैसे आप मैनेज करोगे उसकी बात यहां पर की गई है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग 20 क्वेश्चन तक रखेंगे, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है या एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है। ओके, थैंक यू।